पीडीपी की नाराजगी है वो ये है कि या तो सरकार अवाम के मसाइल को उठाने के लिए कम से कम कदम बढ़ाए या फिर लोगों के मुद्दे पर या लोगों के साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं उसे रोके, और नहीं तो जो चीजें पीडीपी उठा रही है एटलीस्ट उसे सपोर्ट करे। और जो एक्शंस हो रहे हैं उनके खिलाफ, खासतौर पर जिस तरीके से पीएसओ को हटा दिया गया, उनकी सिक्योरिटी में मामूर इल्तिजा मुफ्ती से कल जो बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे वो माखनदीन हो या ट्रक ड्राइवर की मौत का मामला, वो सिर्फ इंसाफ चाहती हैं और इंसाफ के लिए सिर्फ उनकी गुजारिश ये है कि वहां पे जो एसएचओ है जिन्होंने लगातार उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी या फिर लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं दबाव डाला कि वो खुदकुशी कर ले, उसकी जांच हो। तो ये तमाम तर चीजें क्या हैं, सियासी लीडरान भी इसके बारे में कहीं ना कहीं बातचीत करें, उस तमाम तर चीजों को हम समझेंगे। पीडीपी से हमारे साथ रफीक रादर साहब जुड़े हुए हैं। रफीक साहब, लगातार जिस तरीके से बातें हो रही है, पीडीपी इस चीज को उठा रही है और अब उनके सिक्योरिटी में मामूर 2 अमले को मुअत्तल कर दिया गया है, आपका रद्द-ए-अमल चाहेंगे? पहले देखिए, बड़े अफसोस की बात है अगर आप जेन्युइन इश्यूज पर बात करेंगे और ऐसे इश्यूज पर बात करेंगे जो सरकार को खुद ही हल करने थे, सरकार को अटेंड करने थे, लेकिन वो जब नहीं करते हैं तो बसीती अपोजिशन और बसीती यहाँ की एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी आप पर फर्ज आयद होता है और आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप उन मामला को देखें। अब हाल ही में आपने सुना होगा कि कठुआ में एक नौजवान ने खुदकुशी की और किन हालात में खुदकुशी की, उसने तो ऑनलाइन वो सब सारा कुछ बता दिया। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, बड़ा दिल दहलाने वाला वो हादसा था और उसने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि ये मुझे मजबूर करे। उसने कुरान पाक हाथ में रखकर कहा, इसी कुरान की कसम की मैं मुलव्वस नहीं हूँ, मेरा मिलिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसने तो ये तक कहा कि मैंने कभी मिलिटेंट को देखा तक भी नहीं है। लेकिन 2-3 चीजें हैं रफीक साहब जिसमें कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जब जांच एजेंसी बैठा दी गई है, सरकार की तरफ से भी डिपार्टमेंटल जांच भी हो रही है, मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है और सरकार ने कहा कि हम भी जांच कमेटी बैठा चुके हैं, तो फिर इसमें पीडीपी इतना परेशान क्यों है? देखिए, आपने मुझे शायद बात कंप्लीट करने नहीं दी, तो वहां पर एक हादसा हुआ। दूसरा ये हुआ कि मेरे जिला में बारामूला में भी सोपोर का एक नौजवान जो ट्रक ड्राइवर जो ट्रक चला रहा था, उस पर फायरिंग की गई। वो छोटा 20-24 साल का एक नौजवान वो हलाक हुआ। तो पार्टी प्रेसिडेंट ने प्रोग्राम बनाया था सोपोर आने का, इल्तिजा जी का प्रोग्राम था कठुआ जाने का, और चूंकि मैं जिला सदर हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ बारामूला का, तो मुझे भी मैडम के साथ जाना था। लेकिन आप देखिए इंतहा क्या है कि मैडम को भी हाउस अरेस्ट किया गया, इल्तिजा जी को हाउस अरेस्ट किया गया और मेरे घर भी सुबह 6 बजे पुलिस को नफरी पहुंची और मुझे भी दिन भर कैद किया गया और मुझे भी हाउस अरेस्ट किया गया। तो हम तीनों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज्यादती है। अगर महबूबा जी वहां पर जाती, मैं जाता या इल्तिजा जी कठुआ जाती, तो अटमोस्ट ऐसा होता है कि जो वो खानदान है, जो बड़ी बेरीव्ड फैमिलीज है, उनकी ढारस बंधाते हैं, उनको हम हौसला अफजाई करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि जो कुछ मामला हुए हम सरकार से मामला उठाएंगे। तो इसमें इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी। और फिर आपने देखा इल्तिजा जी जब वहां पर पहुंची और रात को निकली, यहाँ से बगैर सिक्योरिटी के निकली और वहां पर चली गई। उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी विड्रा करके सस्पेंड किया गया। तो इस तरह के जो इकदाम है, डेमोक्रेसी में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं हो। तो टोटल थी मैं ये समझ रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ। लेकिन एक बात बताइए, इल्तिजा मुफ्ती लीडर हैं पीडीपी की, कल होकर के अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो वही एडमिनिस्ट्रेशन पे आप सवाल उठाएंगे। अगर उनकी सिक्योरिटी में चूक हुई है और उनके सिक्योरिटी में मामूर 2 जवानों को हटाया गया है, मुअत्तल किया गया, तो प्रॉब्लम क्या है? एक्शन तो सही है। अगर सरकार ये समझती है एक्शन सही है, तो अगर आप भी समझते हैं सही है तो सही है, फिर सिक्योरिटी देने की जरूरत। मैं क्या समझता हूँ वो छोड़ दीजिए, जाहिर सी बात है मैं आपको एक लीगल चीजें पूछ रहा हूँ और मेरा ये सवाल है। मैं भी लीगल जवाब दे रहा हूं आपको। अगर अपोजिशन लीडरों को आप सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे और उनको रोकेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैरी करने से, तो फिर मतलब क्या है? तो फिर आप जो रूलिंग पार्टी है वो प्रोटोकॉल एंजॉय करें, वो पुलिस स्कॉट को और पुलिस सिक्योरिटी को एंजॉय करें, तो आपको फिर दूसरे लीडरों को सिक्योरिटी देने की जरूरत क्या नहीं है। तो फिर आप फैसला करें कि जो भी अपोजिशन है उनको किसी भी किस्म की सहूलियत, वैसे भी कौन सी सहूलियत है आपको पता है कि एक चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर नहीं है, 2 उनके वाले चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर की बेटी है, उनको किस तरह से गवर्नमेंट क्वार्टर से किस तरह से उनको बेदखल किया गया, जबकि एमएलए, जबकि इनकी पार्टी के वर्कर्स तक गवर्नमेंट क्वार्टर से अलाटियां। बखैर है, हमने उसको कभी इशू बनाया नहीं। लेकिन मामला यह है कि आप अगर अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई डिसिट की आवाज सामने ना आए, तो मेरे ख्याल में आप गलतफहमी का शिकार हैं। लोग आपसे पूछेंगे, हम आपको अकाउंटेबल बनाएंगे और आपने जो कुछ अपने मैनिफेस्टो में कहा है
किसी को भी अकाउंटेबल बनाइए, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है, आपके साथ हूं मैं इस मामले में। लेकिन रफीक साहब कुछ चीजें उठती हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरफ जांच कमेटी बनाई है, दूसरी तरफ जो आपकी हिफाजत में मामूर लोगों को बैठाया उनसे चूक हुई, कहीं ना कहीं वो चीजें चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी छोड़ दीजिए, लेकिन चूक हुई सिक्योरिटी में, अगर उनको कुछ हो जाता तो सवाल उठता। दूसरी चीज कि जिस हुकूमत से आप सवाल पूछ रहे हैं, हुकूमत ने अपनी जांच कमेटी बैठा दी है, तो और क्या चाहिए पीडीपी को ऐसा? तो अगर आप जांच कमेटी बिठाए तो यहाँ पर वजीर आला साहब को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम अलग से एक जांच करवाएंगे? तो किसके खिलाफ जांच करना चाहते हैं? अगर आप मुतमईन हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई जांच का ऑर्डर दे दिया है, तो फिर वजीर आला को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम पार्टी हम अपनी तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? तो साफ जाहिर है इसको कई तरह की इन इशूज को, दोनों मामला को कहीं हशअप करने की कोशिश की जा रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और वजीर आला की तरफ से भी। और मुझे आप इतना बताइए कि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑफिसर जिम्मेदार वहां पर गया होता, अगर वजीर आला खुद वहां पर गए होते या कोई बयान आया होता, बयान तो आगे जब आपने मापा जी ने शोर किया, जब इल्तिजा जी सामने आ गई, जब हमारी पार्टी के लीडर ने इस पर आवाज उठाई, तो तब कहीं कोई आवाज आने लगी, इससे पहले तो वो आवाज तक भी आने नहीं लगी। तो अगर आप गरीबों की आवाज, चलिए हो सकता है कि पीडीपी ही इसमें मसियायत कर रही हो, लेकिन खैर क्या मतलब है सियासत। अपने एक नए मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। एडवोकेट AR मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं JKNC से। मलिक साहब इस्तकबाल है आपका, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा रफीक साहब एक सवाल, देखिए ठंडे दिल से हमें बताइए, आप राजौरी तो नहीं गए, राजौरी जाने के लिए इतना प्रोटोकॉल तो आपने नहीं तोड़ा, क्यों? वहां पे बीमारियां फैली हुई थी, 17 लोग मर गए थे, 38 लोग जेर इलाज थे, तब आपके दिलों में इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों नहीं जन्मी? और यहां पे जब पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल फायदे थे तो आप इसमें जो है हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को लपेट रहे हैं। नाथर साहब, अदीब साहब, मुझे बड़ा अफसोस है आपके इस बयान पर। आपको याद होना चाहिए, आप सुनिए, आपको याद होना चाहिए हमारे लीडर वहीदुर रहमान परा साहब, ही वाज द फर्स्ट लीडर टू रीच राजौरी। क्या बात करते हैं आप? ऑन द डायरेक्शंस ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट, सबसे पहले पैदल हुई वहां पर, उसके बाद आपके चीफ मिनिस्टर आगे तो और मिनिस्टर की लाइन लगी। पहले हमारी पार्टी के जो यूथ प्रेसिडेंट है वहीदुर रहमान परा साहब, वो वहां पर अपनी टीम लेकर चले गए और हालात का जायजा लिया। तो ये कहना कि वहां बीमारी थी और आप और लोग वहां नहीं गए, मेरे ख्याल में गलत स्टेटमेंट है। चलिए हो सकता है कि ये चीजें हमारी नजरों से दूर हो सकता नहीं, परा साहब गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको झुटला नहीं रहा हूं, हो सकता है परा साहब गए होंगे, ठीक है, मेरी मिस्टेक। मैं सीधा आता हूं AR मलिक साहब से। मलिक साहब, मैं एक चीज समझूंगा, अगर आप आवाज नहीं बन पा रहे हैं लोगों को और पीडीपी बन रही है तो इसमें बुरा क्या है? या तो हुकूमत आपको मिली है तो आप बनिए लोगों की आवाज, रिप्रेजेंटेशन करिए लोगों की सही तरीके से, हकीकी मानों में। मलिक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा चेक कर लीजिएगा, म्यूट तो नहीं आप? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें आज यहाँ मदद किया जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लोगों की आवाज बन रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा लोगों की आवाज ही है, ये तो लोगों का मैंडेट ही है कि पीडीपी जिनके पास 3 MLA हैं, वो इतना, कभी वो जो है राजौरी जाते हैं, कभी माखनदीन से मिलते हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवर के अहले खाना से मुलाकात करते हैं। सर आप कहाँ हैं? समझ ही में नहीं आता, आप तो नजर नहीं आ रहे ग्राउंड पे कहीं पे भी। नहीं, क्यों नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बराबर लोगों की एक जो नुमाइंदगी है वो बराबर कर रही है, जहां भी हो जो भी इश्यूज है वो तो हमेशा लेती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त हुकूमत कर रही है, तो इसमें अगर अब तो जो पीडीपी के हमारे जो साथी हैं उनका तो हक बनता है, वो शोर शराबा तो हमेशा करते हैं, कभी वो असेंबली के अंदर करते हैं तो कभी असेंबली के बाहर करते हैं, ये तो इनको करने हैं। एक चीज समझ में नहीं आ रही है मलिक साहब कि लोगों की आवाज बनना शोर शराबा कैसे हो गया आपकी नजर में? ठीक है, असेंबली वाला मामला थोड़ी देर के लिए हम साइड लाइन रखते हैं, लेकिन बाकी मामलों में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इसमें शोर शराबा कैसे हो गया? आप नहीं चाहते कि लोगों की आवाज पीडीपी बने या दूसरी पार्टियां आवाज उठाए? नहीं, देखो जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो अपना काम करना है वो तो हम कर रहे हैं ना, उसमें कौन सी बात है? अब कोई अपना वो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल स्टंट करना चाहता है या दिखाना चाहता है तो वो उसको तो हम। मलिक साहब, एक चीज आप वाकिफ होंगे, मैं बीच में माफी के साथ टोक रहा हूं आपको, एक चीज से तो आप वाकिफ है ना, अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का होता है कि हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए जो जेन्युइन हो, ऐसा ना हो कि वो लोगों को के एस्पिरेशन से खेले, ऐसी थोड़ी बात है, जो जेन्युइन। जरा इसको एलोबरेट भी कर दीजिए, कैसे लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं वो भी समझाइए हमें मलिक साहब। जी,
आपने कहा कि ठीक है अपोजिशन करे, हेल्दी करे, लेकिन अनहेल्दी कहां दिखा आपको पीडीपी की जानिब से? अनहेल्दी वही दिख रहे हैं जहां ये वो इश्यूज उठा रहे हैं जो इश्यूज नहीं लग रहे हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, जहां हुकूमत अपना काम कर रही है, फिर भी उनको थोड़ा सा पॉलिटिसाइज करना, उन चीजों पे अननेसेसरी। ठीक है अननेसेसरी, ये जवाब ले लेंगे हम रादर साहब से। मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, मौजूदा सूरत हाल में आखिर जेकेएनसी इतनी सुलह पसंद कैसे नजर आ रही है? क्या मरकज से पंगा नहीं लेना चाहती, या फिर कहीं ना कहीं हिकमत अमली अपना रही है, या फिर जेकेएनसी का रवैया हमेशा से ऐसे ही रहा है सेंटर के साथ, खासतौर पर बीजेपी के साथ इल्जामात लग रहे हैं? हमारा जो स्टैंड है वो वही है। हमने कौन सा ये अपना स्टैंड चेंज किया है? अब देखिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब उमर साहब ने यहाँ ओथ लिया एज ए चीफ मिनिस्टर, तो हमारा जो स्टैंड वो बिल्कुल वही है। और मरकज के साथ तो एक रिलेशन तो रखनी है। ये तो हम ही को नहीं है, जो भी यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ जो यूटी में जो भी गवर्नमेंट बने, उनको तो एक रिलेशन रखनी है सेंटर के साथ, चाहे वहां बीजेपी हुकूमत कर रही हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो। यही तो एक बेस्ट ऑप्शन है, और कौन सा ऑप्शन है हमारे? चलिए, हो सकता है कि ये सारी चीजें पार्टी के हित में हो, लेकिन कहीं ना कहीं अवाम के हित में नहीं जा रही, और क्यों नहीं जा रही इसके मुतालिक मैं आपसे पूछूंगा सवाल। रादर साहब, मैं सीधा आपकी तरफ आऊंगा। मुझे जरूर समझाइए, जेकेएनसी के स्पोक्स पर्सन जिस तरीके से कह रहे थे, आप सारी चीजें आपने सुनी होंगी, दोहराना जरूरी नहीं है। मलिक साहब का कहना जो भी रहा, मैं चाहूंगा कि आप इसमें जवाब दें। देखिए, मैं बड़े अदब से और बड़े एहतराम से मलिक साहब के बयान को नेगेट करता हूं। ये जो अभी इन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत पड़ी हम जाते हैं, हम जाएंगे, हम गए। इनसे पूछ लीजिए, अगर सोपोर में हादसा हुआ, एक नौजवान 24 साल का नौजवान गोली का शिकार हो गया और 4 दिन हो गए, 4 दिन में आपका कोई वर्कर वहां तक नहीं गया, तो लीडर की तो बात ही नहीं है। अगर आप इख्तियार में है, आपका मिनिस्टर है, आपके एमएलए हैं, आपके चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो अगर आप उनके घर नहीं जाएंगे ढारस बनाने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये आप डायरेक्शन नहीं दे देंगे कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, इस पर बात तक भी करना भी आप गवारा नहीं करोगे, तो ये कहां की रिप्रेजेंटेशन होगी? नंबर 1। दूसरा, ये जो फरमा रहे हैं कि सेंटर के साथ रिलेशन, देखिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े तरीके से और बड़े सलीके से और बड़े इंटेलिजेंटली एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं, वो ये नैरेटिव बनाते हैं कि देखिए जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चाहते हैं कि हम सेंटर से कन्फ्रंटेशन ले। अरे भाई, कन्फ्रंटेशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, बड़े सिविलाइज्ड तरीके से और बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप आप अपनी बात रख सकते हैं, और अपनी लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक हमारे ये खदशात और ये कंसर्न्स पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए जी, आपने यहाँ पर जो 370 और 35 को एब्रोगेट किया, हमारे दिल जख्मी हो गए हैं, आपने हमारे साथ ज्यादती की है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यादती की है, उसको अनडू करें। नंबर 1। दूसरा, उनसे आप बड़े अदब एहतराम से यही भी कह सकते हैं कि लोगों की जो एस्पिरेशंस है, चूंकि आपने बार बार कहा दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी, लेकिन वो दिल की दूरी तो ठीक, लेकिन अब वो दिल्ली से दूरी जो आपने रिसेंटली किया, अभी आप ट्रेन के जरिए आपने देखा कि उसका भी पड़ाव आपने यहाँ पर कटरा में रखा। तो दिल की दूरियां अभी भी हैं। दिल की दूरियां दूर करने के लिए अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस बसित इख्तिदार जो कि आप इख्तिदार में हैं, तो बसित रूलिंग पार्टी अगर आप सेंटर तक ये खदशात पहुंचाएंगे, ये कंसर्न्स पहुंचाएंगे, ये मामला पहुंचाएंगे कि आप दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी जो आपने वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं करते, तो मेरे ख्याल में ये कन्फ्रंटेशन नहीं है। तो इसको ये कन्फ्रंटेशन बनाकर एक माहौल बनाना चाहते हैं कि ये पीटीपी चाहते हैं कि हम सेंटर से लड़े। आप न लड़े, नहीं आप लड़ सकते हैं, नहीं आपकी ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस इख्तिदार की, उस मैंडेट की, जो मैंडेट लोगों ने हैवी मैंडेट दिया, उनको उस मैंडेट की कदर करें, और उस मैंडेट की कदर करते हुए लोगों के जज्बात। रादर साहब, कहां पे आपको नाकदरी दिखाई दी? आपने बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं आपसे सुनूं, कहां आपको नाकदरी दिखाई दी? ये आज मिलाकर के 3 मरतबा वो सेंटर से मुलाकात कर चुके हैं इस 3 महीने के पीरियड के अंदर। लगातार जम्मू कश्मीर में अवाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। जो प्रीवियस में जो भी कहीं ना कहीं चीजें थी उलट पुलट, उसे दुरुस्त करने की कोशिश में हैं। तो कहां आपको चीजें बिगड़ी हुई नजर आई? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं। 4 महीने हो गए सरकार को जी। 4 महीनों में भी ये बिजनेस रूल नहीं बना सके।
जबकि पहले 15 दिन में या 20 दिन में बिजनेस रूल बनाए जाने थे, लेकिन 4 महीने तक भी ये बिजनेस रूल्स नहीं बना सके। नंबर 1, इनका मैनिफेस्टो देखिए, इन्होंने कहा कि जैसे हम इक्तिदार में आएंगे, अगर स्मार्ट, ये वजीर आला इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने तकरीर में कहा कि जब स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगेंगे तो जब हमारी सरकार आएगी हम उसको दरियाई जहलम में फेंकेंगे, 200 यूनिट पावर आपको फ्री दे देंगे, 12 गैस सिलेंडर आपको फ्री दे देंगे, 1 लाख नौकरियां दे देंगे, जो आप विडो फंड दे रहे हैं, विडो और ओल्ड एज पेंशन का 1000 देते हैं उसको 3000 करेंगे, जो आप मैरिज असिस्टेंस देते हैं 50,000 उसको 75,000 करें। आप मुझे बताइए एक भी वादा इन 4 महीनों में जिसका जिक्र तक भी उन्होंने किया हो। मैं तो हल की बात ही करता, मैं तो ये नहीं चाहता कि ये हल करें रातों रात, लेकिन इन मामलों का ये जिक्र तक भी नहीं करते। आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास जी स्टेट हुड नहीं है। जब तक स्टेट हुड नहीं, वजीर आला एक कॉन्फ्रेंस में जम्मू में बोल रहे थे, कन्वोकेशन था एक न्यूज चैनल का, एंड आई वाज प्रेजेंट इन दैट कन्वोकेशन। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां पर ऑन रिकॉर्ड कहा, चूंकि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है और मैनिफेस्टो की में जो कुछ हमने बातें की है वो पूरी नहीं हो सकती। तो क्या इस तरह की सरकार होती है? क्या आपको ये नहीं पता था कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं यूनियन टेरिटरी में? क्या आपको नहीं पता था कि हम एलसी के अंडर यहाँ पर सरकार बनानी पड़ेगी? क्या आपको ये नहीं पता था कि मेरे पावर्स लिमिटेड होंगे, वो वजीर आला में नहीं होगा जो पहले में वजीर आला था? तो आपने लोगों को धोखा देकर जो मैंडेट हासिल किया, अगर आज लोग आपको याद दिलाते हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपोजिशन आपको अपने मैनिफेस्टो की याद दिलाती है, तो इसमें बुरा क्या है? और आपको हर सूरत में उस मैनिफेस्टो की लाज रखनी पड़ेगी। चलिए, एडवोकेट मलिक साहब से इस चीज का जवाब ले लेते हैं। आपने यानी जेकेएनसी ने लोगों को धोखा देकर के वोट हासिल किया, इख्तिदार पे काबिज हुए, और जब अपोजिशन आपकी जिम्मेदारियां आपको याद दिला रही है तो आप उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। तो लोगों के साथ खिलवाड़ है और आपके अपने मैनिफेस्टो के साथ खिलवाड़ है। मलिक साहब जी राथर साहब को मैं कहूं कि आप धीरज रखिए, इत्मीनान रखिए। अभी 2-3 महीने हो गए हुकूमत को बनते हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में कमिटमेंट्स की है वो मैं इसको एश्योर करूं कि वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। तो इसमें थोड़ा सा जो स्टेज आएगा स्टेप बाय स्टेप, जो काम अभी तक इन 4 महीने में हमने किया है वो भी अब आया है। इससे आगे भी जब अभी जो सेशन था, एक सबसे बड़ा इशू था हमारे पास बच्चों का सेशन, वो हमने पहले ही चेंज कर दिया। अब उसके बाद जो बिजली के 200 यूनिट्स हैं या गैस सिलेंडर्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो जब बजट आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अभी आप जल्दबाजी ना दिखाएं। नहीं तो ये इंतजार काफी लंबा हो रहा है, मतलब सब्र का फल मीठा नहीं होता, सब्र का फल सड़ा जा रहा है। मलिक साहब नहीं, ये 2-3 महीने में सब कुछ नहीं होता। अभी 5 साल पूरे पड़े हैं हुकूमत के पास। और जब उन्होंने कौन से यहाँ लोगों को ना वो दूध की नदियां दी, हमें वो भी पता है, हम सब कुछ जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। मलिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कि लोगों के साथ किस तरह से क्या करना है, यहाँ के कौन से मुश्किलात हैं, कौन से मसले हैं। राठौर साहब का सवाल यह था आपसे कि क्या जेकेएनसी को यह बात पता नहीं थी कि उनके पास पावर नहीं होगा, खजाना खाली होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर वादे क्यों किए झूठे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सब कुछ चीजें अपने जहन में रखकर जो मैनिफेस्टो दिया गया है उस पर बिल्कुल अमल होगा और 100% अमल होगा उस पर। लेकिन अवाम बहुत बेचैन है। उनका कहना है कि हमें 10 साल प्रीवियस में भी हमने झेला, उससे पहले भी हमने झेला, जो हुकूमतों का टूटना बिखरना रहा, और अब जिससे उम्मीद थी, जिस पे तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे। वही अनफॉर्चुनेटली वो झेला उन्होंने पीडीपी की वजह से, जिनकी वजह से हमारी स्टेट चली गई, जिनकी वजह से हमारा 370 चला गया। और आज ये कह रहे हैं कि आप सेंटर को ये याद दिला दो। हमने याद दिला दिया है, हमने असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास करवाया। इनको ये याद दिला दूं मैं, इनके सिर्फ 3 ही मेंबर्स है वहां, ये कोई स्ट्रांग अपोजिशन वहां नहीं है। अगर स्ट्रांग वहां अपोजिशन है वो भी बीजेपी की है, तो हमने फिर भी वहां रेजोल्यूशन पास करवाया। ठीक है, एक चीज बताइए मलिक साहब, मैं आपसे समझूंगा, फिर मैं रादर साहब की तरफ आऊंगा। कर्रा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, मलिक साहब है और कौन चीजें याद दिलानी है। मलिक साहब छोड़ दीजिए, माजी में क्या गुजरा है वो सबको मालूम है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। उन तमाम चीजों को शायद इस प्लेटफॉर्म पर रखने का शायद कोई जवाब नहीं बनता। मैं आपसे एक चीज समझूंगा, कर्रा साहब ने जो बयान दिया उसके बारे में मैं आपका रद्द-ए-अमल चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत को घेरने और उसको फंसाने ताकि कोई काम न कर सके, जम्मू कश्मीर की भलाई ना हो, कहीं ना कहीं साजिशें हो रही। आपको लगता है कि साजिशें हो रही है अंदर और बाहर? साजिश नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हमेशा 1953 से लेकर आज तक हुई है, वो कब नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिराने की साजिश हमेशा रही है।
आज तो बात ही नहीं है, ये तो यहाँ है, क्लियर है बिल्कुल। लेकिन उसका रद्द अमल सामने ये आ रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको लग रहा है कि साजिशें हो रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम हो भी तब भी साजिशें होती है, और हम इन चीजों से नहीं डरने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चीजों से कभी नहीं डर रही है। हमें पता है कि साजिशें कहां से होती है और कहां चलती है, ये तो हमेशा हुआ है। अगर आप देखें प्रीवियस इलेक्शंस जो देखें, अब उन्होंने किस तरह सबोटाज किए हैं, किस तरह हुकूमत बनने के बाद भी पहले शहरी कश्मीर को जेल भेजा, फिर उसके बाद फारूक साहब को, अब आज उमर साहब को, ये तो हमेशा चलता रहता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है, उन्होंने हमेशा लोगों के हित में काम किया है। अगर आज भी देखेंगे, अगर यहाँ से एम्प्लॉयमेंट की बात की तो वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, अगर यहाँ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, और अगर सबसे ज्यादा विक्टिम यहाँ बना वैली में, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स बने। अगर गोलियां चली तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स पे चली है। मलिक साहब, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? हमारे पास तो सब कुछ है, क्यों नहीं दिख रहा है? और जिन इलाकों में देखिए, रिसर्च बहुत तगड़ी है, जिन इलाकों में डेवलपमेंट के काम आप गिनवा रहे हैं या फिर सोच करके आप बोल रहे हैं, बताया जा रहा है कि आपके कुछ खास वोटर्स वहां पे थे, थोड़ी बहुत काम आपने करवाए वहां पे। कहां? जहां पे भी आप डेवलपमेंट के काम गिना रहे हैं, ओवरऑल नहीं किया, जहां भी किया वहां पे आपके वोटर्स थे, इस वजह से काम हुए, ऐसा इल्जाम है, मैं नहीं कह रहा हूं जनाब। मैं जनरल बात कर रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर की। खासकर अगर आप देखेंगे 90s में जब यहाँ वैली में हालात खराब हो गए, यहाँ कितने स्कूल जल गए, कितने पुल जल गए, कितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जल गए, यहाँ सब कुछ इन शैम्बल्स था, हमारे पास कुछ नहीं था। फिर जब डॉक्टर साहब ने यहाँ हुकूमत संभाली, आप देखिए फिर आहिस्ता आहिस्ता कितना हमें रिबिल्ड करना पड़ा, कितने ब्रिज बनाने पड़े, कितने स्कूल बनाने पड़े। इससे पहले भी जो भी आप यहाँ देखोगे मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ भी यूनिवर्सिटीज है, बाकी कॉलेजेस है, वो तो सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में हुए हैं। चलिए राधर साहब, आप भी बताइए कुछ, हमें तो ये चीजें थोड़ा सा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मतलब मलिक साहब वकील हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लर्नड आदमी हैं। मैं भी हैरान हूं इस बात से कि मलिक साहब किस बात का तज़किरा कर रहे हैं, और मलिक साहब से मैं इसका जवाब भी लूंगा। मेडिकल कॉलेज हमने बनाए 36 साल में, यहाँ पर 2 मेडिकल कॉलेज थे, जम्मू और श्रीनगर। जब मुफ्ती साहब आ गए तो यहाँ पर 6 मेडिकल कॉलेज बने, 2 यूनिवर्सिटियां थी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 5 यूनिवर्सिटियां आज मुफ्ती साहब के दौर में बनी। तो ये क्या बोले हमने यूनिवर्सिटी बनाया। अच्छा, बीच में मुझे याद आ गया, इन्होंने 53 का जिक्र किया। अगर मैं 53 से आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री बयान करने बैठूं तो शायद मलिक साहब का इस पे डिबेट में नहीं रहेंगे। आप इनसे ये बताइए कि 53 में जब शेख साहब को जेल लिया गया, उसके बाद आपने 22 साल तक एक मुहिम चलाई, एक मूवमेंट चलाई, तो फिर एग्रीमेंट करके उसको सियासी आवारागर्दी क्यों कहा आपने? आप मुझे बताइए, जो मिलिटेंसी का आपने जिक्र किया है कि आपके लोग मर गए, 87 का काउंट किसने किया? मिलिटेंसी किसने पैदा की? और मिलिटेंसी किन की पैदावार है? मिलिटेंसी तो आप लोगों ने पढ़ाई। जो राधर साहब देखिए, मिलिटेंसी कैसे पैदा हुई, किसने पैदा किया, कौन कुर्बानी, राधर साहब माफी के साथ जी, किसने पैदा किया, कैसे पैदा हुई, कौन किसने कुर्बानियां दी, सब छोड़ दीजिए, लोगों को पता है, लोगों को ये चीजें पता है। मैं आपसे एक चीज खास बात समझूंगा, फिलहाल मौजूदा सरकार को, क्या ये बेहतर नहीं होता कि मौजूदा सरकार जो पुराने कचरे को साफ करती हुई आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा टाइम दिया जाता, थोड़ी मोहलत दी जाती? देखिए, मुझे आप बताइए कि 4 महीने से अगर ये अपने प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? क्या बंसी अपोजिशन पार्टी हम पॉइंट आउट भी ना करें? जो इन्होंने अभी रेजोल्यूशन की बात की, देखिए इनकी नीयत देखिए क्या है। जब इनको स्टेटहुड की रेजोल्यूशन पास करनी थी, उसको कैबिनेट में लाया इन्होंने। जब 370 की रेस्टोरेशन की बात थी, उसको असेंबली में लाया, वो भी किन हालात में लाया आप गवाह हैं। जब हमारे लोगों ने वहां पर शोर किया और रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, या मजबूर हो गए। इनसे ये मैं पूछना चाहता हूं वकील साहब से, जरा मुझे बताइए, आपने कैबिनेट में स्टेट के मुतालिक आप इतने बार स्टेटहुड उसका रेजोल्यूशन आपने क्यों नहीं असेंबली में लाया? तो आप मुझे पता है क्यों नहीं लाया आप। इसलिए अजीब साहब वो इसलिए लाया कि ये बीजेपी के साथ सांठ गांठ थी और बीजेपी को एक्सपोज होना नहीं चाहती थी कि बीजेपी अगर वहां पर आता तो उनको हाँ या ना में वोट डालना पड़ता जो उनके गले पड़ता, तो उनको उन्होंने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू की वजह से इन्होंने कैबिनेट में लाया। तो ये कहने के राधर साहब, ये क्यों लग रहा है कि बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है सरकार? मैंने आपसे रेजोल्यूशन की बात की कर रहा हूं, इनसे पूछे कैबिनेट में क्यों लाया आपने असेंबली में रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया? तो ये चीजें हैं ना। तो दूसरी मुझे बताइए, जब आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब यहाँ पर आते हैं, जब आप स्टेटहुड की बात करते हैं, तो उनसे ये बात आपने क्यों की कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करिए? क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया
मलिक साहब ठीक है, मलिक साहब मैं एक सवाल लूंगा, जाहिर है कि चीजें हैं बिल्कुल। देखिए आपकी शिकायतें या राठौर साहब की शिकायतें अपनी जगह, जवाब आप दे लीजिएगा, पूरा टाइम आपके पास। मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, जो मौजूदा सूरत हाल है फिलहाल, देखिए उम्मीदें तो आपसे है क्योंकि मैंडेट आपको मिला है और लोग चाहते भी हैं जम्मू कश्मीर के कि आप उनकी आवाज बने। फिलहाल जम्मू कश्मीर के नौजवान 500 से ज्यादा जेल में चले गए, कुछ मारे गए, मौजूदा जो भी स्थिति है हमसे बेहतर आप जानते हैं। मैं आपसे समझूंगा कि लोगों के जख्मों पर मरहम कैसे रखा जाए। इस वक्त देखिए लोगों के, आपने सही बात कही बिल्कुल, जो पहले भी यहाँ जो हमने देखे खासकर 2014 से 2024 में 10 साल के बाद हमने यहाँ इलेक्शंस देखे, और इन 10 सालों में कितनी खराबी, कितनी तबाही हुई थी ये हमें पता है। अगर कोई बच्चा किसी भी लीगली इन्वॉल्व हुआ था बैलेटिंग में किसी और जगह, वो अभी भी जेलों में है, तो उसके लिए एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अब दूसरी साइड से हमारे जो हरीफ है वो इन चीजों को अननेसेसरी एग्जीजरेट कर रहे हैं, ये वो मौका नहीं दे रहे यहाँ के जो भी उमर साहब की जो हुकूमत है कि वो स्मूथली रन करे। देखिए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल स्मूथली तो नहीं चलेगी, ना ही आने वाला टाइम शायद अवाम बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि नेसेसरी है अननेसेसरी है इसका फैसला अवाम के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए अवाम के मसाइल है और अवाम के मसाइल अपोजिशन ही उठाएगी और उसका हक है उठाना जहां पे सरकार नहीं बोलती है। फिलहाल इन तमाम तर चीजों में अब देखने का भी खास है कि अवाम का बाला कितना होता है, क्योंकि पल पल बदलते हालात जम्मू कश्मीर में किस रुख पलटेंगे किसी को नहीं पता।